हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी का 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आए हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लिया है, साथियों ये लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन का ये बुक है और इसी बुक से मैंने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने ऑप्ट किए, जो कि 2003 से लेकर के 2022 के बीच में सभी प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया गया है। उसी सॉल्व पेपर को मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके सॉल्व कराने वाला हूँ। तो साथियों, आज मैं 2003 का पेपर लिया हूँ। इसी तरह 2003 से करते करते 2022 तक का सभी पेपर मैं आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास करूंगा। साथियों, यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है छत्तीसगढ़ व्यवहार न्यायाधीश प्रारंभिक परीक्षा 2003, ये लॉ का पेपर। जाहिर सी बात है, जब आप छत्तीसगढ़ अगर स्टेट जुडिशरी का एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे लॉ का ही सब्जेक्ट पूछा जाता है। उनके कुछ लोकल्स लॉ होते हैं और बाकी आपके लॉ के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, ये सभी होते हैं और उनके लोकल लॉ होते हैं। यही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। साथियों, जब आप इस बुक को एनालिसिस करेंगे तो इस बुक में इस प्रीवियस ईयर पेपर के अंतर्गत आप जब देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक वाइज दिया है। जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सीपीसी से 2003 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले सीपीसी से पूछे जाते थे, फिर सीआरपीसी से पूछे जाते थे, फिर एविडेंस से पूछे जाते हैं और अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन 2020 में, 2021 में, 2022 में पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला अगर क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगा साथियों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्या विदेशी न्यायालय में, अगर हम फॉरेन कोर्ट की बात करते हैं, कर रहा है क्या विदेशी न्यायालय में किसी वाद को लंबित होना उस वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालय को प्रवर्तित करता है। क्या वहाँ का अगर कोई भी फॉरेन जजमेंट अगर पास कर दिया जाता है तो किसी भी प्रकार का हमारे कोर्ट पे डिफ़िकल्टीज पैदा करता है? तो जी बिल्कुल नहीं करता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्या ऑप्शन दे रहा है? हाँ, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। वाद की प्रकृति पर निर्भर करता है, वाद के मूल्यांकन पर निर्भर करता है। मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये बी वाला ही करेक्ट आंसर होगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाहियों को भी लागू होता है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो यहाँ पे पूर्व न्याय की बात करता है। और पूर्व न्याय किसके बारे में बात कर रहा है? पूर्व न्याय के उपबंध किसी डिक्री, कोई भी किसी भी प्रकार की डिक्री के निष्पादन के कार्यवाहियों को लागू करता है। तो ये सही बात है, ये इसी प्रकार के निष्पादन की कार्यवाहियों को लागू करता है। ए वाला इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, बी वाला इसका गलत है। सी वाला कर रहा है पूर्व न्याय के उपबंध केवल वादों पर लागू होते हैं और डी वाला कर रहा है निर्णित ऋणी द्वारा आपत्ति करने पर लागू नहीं होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को कह रहा है कि एक लोक न्यूसेंस की दशा में घोषणा और व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है। और ये कहाँ पे किया जा सकता है साथियों? सभी के सभी आपके पास सीपीसी से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से। पहला ऑप्शन। बी वाला कह रहा है दो व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने महाधिवक्ता की मौखिक सहमति प्राप्त कर ली है। सी वाला कह रहा है दो व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने महाधिवक्ता की लिखित सहमति प्राप्त कर ली है। और डी वाला कह रहा है दो व्यक्ति जिनको ऐसे लोक न्यूसेंस के कारण विशेष अनुशासन कार्यवाही कारित नहीं हुआ है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ए वाले में कह रहा है दो व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अनुमति से ही इस प्रकार का किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालिसिस करते हुए चलिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इसी अकॉर्डेंस में आपको, अगर छत्तीसगढ़ जुडिशरी आपको देना है तो इसी अकॉर्डेंस में आपको प्रिपरेशन भी करना होगा। फोर्थ वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। कर निम्नलिखित में से किस प्रकरण में 100 द्वारा मुजरा कर सकता है? मुजरा के बारे में बात आता है कि किसके द्वारा मुजरा कराया जा सकता है। ऑप्शन ए दे रहा है और बिल ऑफ एक्सचेंज के आधार पर 100 का वाद लाता है और 100 का कहना है कि उसके माल के बीमे के संबंध में ओ ने असावधानी बरती थी
और वह क्षतिधन देने के लिए उत्तरदायी था। यहाँ पे जो क्षतिपूर्ति हुआ था उसका क्षतिपूर्ति का धन यहाँ पर देने के लिए क्या होता, वो लाइबल था, यहाँ पे उत्तरदायी माना जा रहा था। बी वाला ऑप्शन इसका देखिए, बी वाला में कह रहा है कि ब और स के विरुद्ध 1000 रुपये के लिए अ वाद लाता है, स का ऋण उसे ही अ से शोध्य है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है अ और ब 1000 रुपये के लिए 1000 रुपये के लिए स के विरुद्ध वाद लाता है, स का ऋण केवल अ द्वारा उसे शोध्य है। और डी की बात कर रहा है रुपये 500 के विनियमन पत्र के आधार पर 100 पर वाद लाता है, के विरुद्ध 1000 रुपये का ऋण की वसूली के निर्णय 100 के पास है। तो आपने यहाँ पर देखा इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका करेक्ट आंसर डी ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डेंस में जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसी के अकॉर्डेंस में यहाँ पे आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है जहां प्रतिवादी, किसकी बात कर रहा है, जहां प्रतिवादी कारागार में परिरुद्ध है वहां निम्नलिखित में से किस प्रकार से समन की तामील की जाएगी। अब किस प्रकार से समन की तामील की जाएगी, ऑप्शन ए दे रहा है कारागार के बाहर चस्पा करने से बिल्कुल नहीं। बी कह रहा है कारागार के भीतर मजदूर भेज करके, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है कारागार के भार साधक अधिकारी को समन प्रतिवादी की तामील हेतु प्रदत्त कर। और साथियों यही इसका करेक्ट आंसर होगा, सी है, क्योंकि यही इसकी सारी बातों को, सारे डिज़ायर को, इसके क्वेश्चन के सारे डिज़ायर को यही ऑप्शन फुलफिल कर रहा है। डी वाले में कर रहा है न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को प्रोडक्शन वारंट भेज करके, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्या अपील या पुनर्निरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिग्री को अपास्त करने के पश्चात आदेश 7, किसकी बात करते हैं, ऑर्डर 7 नियम 10 के अधीन वाद पत्र लौटाने का निर्देश दे सकेगा। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या वाद पत्र लौटाने का निर्देश दे सकेगा। ऑप्शन ए कह रहा है नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है तकनीकी कारणों से निर्देश दे सकेगा, तकनीकी कारणों से निर्देश दे सकेगा। ऑप्शन सी कह रहा है पक्षकारों की सहमति से निर्देश दे सकेगा। और ऑप्शन डी कह रहा है हाँ निर्देश दे सकेगा। यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है कि ऑर्डर 7 और रूल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है। और डी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है वाद पत्र निम्नलिखित दशा में भी नामंजूर कर दिया जाएगा। अब किस दशा में भी नामंजूर कर दिया जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि जहां यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है। जहां पर 2 प्रतियों में अगर कहा गया, अगर आप 2 प्रतियों में नहीं दाखिल कर रहे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको नामंजूर कर दिया जाएगा। जिस रीति में, जिस अकॉर्डेंस में कहा जाएगा उसी अकॉर्डेंस में आपको क्या करना होता है, दाखिल करना होता है। बी वाला कह रहा है जहां शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। सी कह रहा है जहां वादी के फोटोग्राफ से चस्पा नहीं किए गए हैं। और डी कह रहा है जहां वादी के हस्ताक्षर नहीं लिए गए। तो साथियों 7 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रतियों में अगर कहा जा रहा है तो आपको 2 प्रतियों में ही क्या करना है, फाइल भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है, वहीं वादी नहीं और प्रतिवादी द्वारा दावे के केवल एक भाग को स्वीकार किया जाता है। तो अगर इस प्रकार से केवल एक भाग को स्वीकार किया जाता है तो न्यायालय, ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स में हम बात करेंगे कि न्यायालय क्या कर रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है संपूर्ण वाद को खारिज कर देगा, जो न्यायालय होगा संपूर्ण वाद को खारिज कर देगा। बी होगा वाद को वहाँ तक खारिज करेगा जहाँ तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से है। सी वाला कह रहा है प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्ण दावे की डिग्री पारित करेगा। और डी कह रहा है प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी। तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, बी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जहां एक पक्षीय जयपत्र के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलार्थी ने वापस ले लिए, वहां एक पक्षीय जयपत्र को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत आवेदन होगा। अब ये किस प्रकार का आवेदन यहाँ पे किया जाएगा साथियों, तो 9th नंबर वाला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि कैसे आपका आवेदन किया जाएगा। ये जो आपका आवेदन होगा अस्वीकृत किया जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वापस किया जाएगा, ऑप्शन सी पोषणीय होगा और ऑप्शन डी अपीलीय न्यायालय की राय के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे 9 वाला का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, अस्वीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कह रहा है पर्याप्त हेतु को दर्शित करने पर न्यायालय वाद की सुनवाई को पक्षकारों के निवेदन पर कितने बार से अधिक स्थगित नहीं करेगा। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर निवेदन किया जा रहा है तो कितनी बार से अधिक वहाँ पे स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन दिया है 1 बार, ऑप्शन बी दिया है 2 बार,
ऑप्शन सी दिया है 3 बार और ऑप्शन डी दिया है 4 बार। तो साथियों यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा करेक्ट, और 3 बार की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कर प्रत्येक मामले में किसी पक्षकार की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य। अब प्रत्येक मामले में किसी पक्षकार की मुख्य परीक्षा का साक्ष्य क्या होता है, किसको मुख्य परीक्षा की साक्ष्य के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन ए दे रहा है शपथ पत्र पर लिया जाएगा, ऑप्शन बी दे रहा है मौखिक रूप से लिया जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है न्यायालय में टंकित किया जाएगा, और ऑप्शन डी कह रहा है जैसा न्यायालय उचित समझे। तो साथियों 11 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी वाला होगा, मौखिक रूप से इसको क्या किया जाएगा, इसको ग्रहण किया जाएगा इस प्रकार के साक्ष्य को। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, कह रहा है जहां आदेश 22 के अधीन वाद का उपशमन हो जाता है या खारिज किया जाता है, वहाँ उस वाद हेतु पर क्या लागू होता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए को आप एनालिसिस करिए, कह रहा है नया वाद पक्षकारों की रजामंदी से दायर हो सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है न्यायालय की पूर्वानुमति से नया वाद दायर हो सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है नया वाद नहीं लाया जा सकता है, और साथियों 12 नंबर का यही करेक्ट आंसर होगा कि जब आदेश 22 के अंतर्गत आप करते हैं, उपशमन करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का नया वाद नहीं लाया जा सकता। मीन्स कि 12 नंबर का सी वाला आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। अगर हम डी की बात करते हैं तो पर्याप्त कारण दर्शाने पर दायर हो सकेगा, तो सी वाला इसका क्या होगा साथियों, सी वाला इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि क्या अवयस्क एक मात्रवादी है। अवयस्क की बात कह रहा है कि क्या अवयस्क एक मात्रवादी है। वयस्क होने पर उनके नाम से वाद मित्र दायर वाद को अयुक्त युक्त या अनुचित होने के आधार पर खारिज कराने हेतु आवेदन दे सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इसको खारिज कराने के लिए आवेदन दे सकता है। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है हाँ नहीं दे सकता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि वाद मित्र से अनुमति लेकर आवेदन देगा, ऑप्शन सी कह रहा है हाँ, और ऑप्शन डी कह रहा है वाद मित्र के साथ संयुक्त रूप से आवेदन देगा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 का ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है हाँ, इस प्रकार का किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दोस्तों कि जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया हो, वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया है। अब किसको व्यादेश दिया गया है इसको भी तो आप देख लीजिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है 7 दिन के भीतर, ऑप्शन बी कह रहा है 15 दिन के भीतर, ऑप्शन सी कह रहा है 21 दिन के भीतर, और ऑप्शन डी कह रहा है 30 दिन के भीतर। तो साथियों यहाँ पे जो आपका 14 का करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, और 30 दिन के भीतर इसको क्या करना होता है, आपको तारीख से, आवेदन की तारीख से 30 दिन के भीतर व्यादेश दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब आपके पास आ रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपने देखा कि 2003 में आपके पास सीपीसी से कुल मिला जुला के 14 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे 2003 के पेपर में। अब आप इसी को मिलाएंगे 2018 के पेपर से, 2020 के पेपर से, 2022 के पेपर से, कि 2020, 22 और 21 में किस प्रकार से सीपीसी से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज किए गए हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है साथियों, ये भारतीय दंड संहिता 1860 से आ जा रहा है, मीन्स कि आईपीसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ जा रहा है, और इसी आईपीसी से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करेंगे, और देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आईपीसी से हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशरी में बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, कह रहा है आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकती है। तो साथियों सरकार के पास पावर होता है कम्यूटेशन करने का, और वो कितने दिनों के लिए कम्यूटेशन कर सकती है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 वर्ष बिल्कुल नहीं होगा, 18 वर्ष भी नहीं होगा, 14 वर्ष और 12 वर्ष दे रहा है। साथियों अगर हम कम्यूटेशन की बात करते हैं, लघुकृत की बात करते हैं, तो सरकार के पास अथॉरिटी होती है और सरकार 14 वर्ष के लिए क्या कर सकता है, कम्यूटेशन कर सकता है। यहाँ पे आपने इसको ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि यदि अपराध, किसकी बात कर रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यदि अपराध कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित है, तो अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की कितने अवधि की साथियों, तो कारावास की अवधि की हम बात करते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है 1/3, ऑप्शन बी में कह रहा है आधा, ऑप्शन सी में कह रहा है 1/4, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 2/3। तो साथियों यहाँ पे जब कारावास दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग्स में, तो 1/3 से अधिक न होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत होगा। यहाँ पे सारी बातें, सारे पॉसिबल फैक्ट्स आपके सामने लिख करके दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि जब य को पीट रहा है, क नामक एक व्यक्ति है, जब य को पीट रहा है, म हस्तक्षेप करता है, तब
क म को भी पीटता है। क द्वारा म पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है, यहाँ पे उस कार्य का भाग इसको नहीं माना जाएगा। जिसके द्वारा क य को स्वेच्छा उपहति कारित करता है, इसलिए क य को स्वेच्छा कारित की गई उपहति के लिए दंड से और म पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय है। अब ये किस प्रकार के दंड से दंडनीय है यहाँ पे भाई साहब? तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है ये बात गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है एक ही समव्यवहार के दौरान किए जाने वाले अपराध के लिए एक ही दंड से दंडादिष्ट होगा। ऑप्शन सी कह रहा है म यदि बचाने नहीं आता तो उसे कौन ने पीटता अतः स्वेच्छा कौन ने म पर मारपीट नहीं की है उसे म को पीटने का दंड नहीं मिलेगा। और ऑप्शन डी वाला इसका क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन डी जो होता है इसका साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन डी होगा यही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा, कह रहा है कि एक लोहार, ये वाला एग्जाम्पल आपको देखने के लिए बहुत बार मिलता है। कह रहा है एक लोहार डाकुओं की टोली द्वारा अधिगृहित किया जाता है और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा अपने औजार लेकर के ब के गृह का दरवाजा तोड़ देता है, ग के गृह को तोड़ देता है तो विवश किया जाता है। मीन्स कि किसी के घर का दरवाजा तोड़ने के लिए विवश किया जाता है। डाकू जिनकी संख्या 10 है गृह में प्रवेश करते हैं और ब का धन तथा आभूषण लूट लेते हैं। आगे देखिए, और ब के पुत्र का वध कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा? और को अब किस प्रकार की लाइबिलिटी यहाँ पर बनती है? तो साथियों इसके ऑप्शन को आप एनालिसिस करते चलिए कि ऑप्शन का इसका क्या ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, डकैती तथा हत्या का दोषी होगा। तो जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि उसको जबरदस्ती लेकर के गया है, वो अपने मेंजरिया से उसने इस प्रकार का वर्क नहीं किया है। बी की अगर हम बात देखते हैं, कह रहा है गृह भेदन तथा डकैती के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। तो ये भी नहीं होगा, ना गृह भेदन का दोषी होगा ना डकैती का दोषी होगा, क्योंकि उसको क्या किया गया है? उसको जबरदस्ती लेके गया गया है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है डकैती करने के लिए तैयारी करने का दोषी होगा। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, क्योंकि वो अपने खुद की इच्छा से इस प्रकार का कोई भी वर्क नहीं किया। उसको जबरदस्ती डाकुओं की टोली के द्वारा क्या किया गया? उसको पकड़ा गया है और ले जा करके उससे वहाँ पे इस प्रकार का काम करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी का फल उससे निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा व्यक्ति उससे मारा जाता है। को की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था। कौन सा अपराध यहाँ पे किया? अब को के द्वारा यहाँ पे किस टाइप का ऑफेंस यहाँ पे कमिट किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है हत्या का ऑफेंस कमिट किया गया। ऑप्शन बी कह रहा है आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है उसका कार्य माफी होगा और अपराध नहीं है। और ऑप्शन डी करा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना है। साथियों यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सेक्शन नंबर 76 से लेकर के 106 के बीच में फॉल करता है। और यही जनरल एक्सेप्शन का आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे फायदा मिल रहा है, क्योंकि आप जो भी कार्य कर रहे थे यहाँ पे ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा है शरीर की आत्मरक्षा का अधिकार कब स्वेच्छापूर्ण मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान करता है? यद्यपि घटित अपराध है, यह एक किस प्रकार का है साथियों? तो यह एक प्रकार का घटित अपराध है। तो साथियों यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है जब साधारण उपहति कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका प्रकट होती है। ऑप्शन सी कह रहा है जब चोरी के तुरंत अपरांत चोरी के भागने पर चोरी की संपत्ति बरामद करने पर होता है। और ऑप्शन डी कह रहा है जब स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करने के पश्चात भागने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार करना होगा। तो साथियों 20 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, 20 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। जब मृत्यु कारित की जाएगी ऐसी युक्त आशंका पैदा होती है तब उसको इस प्रकार का अपराधी यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। साथियों ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आया है। कह रहा है रेक्स बनाम गोविंदा में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधान के मध्य अंतर बिंदुओं को स्पष्ट किया जाए। अब किस प्रकार के यहाँ पे अंतर के बिंदु को स्पष्ट किया जाएगा? तो साथियों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको दिया गया है कि किस केस में ये बताया गया था रेक्स बनाम गोविंदा को ये किसमें अंतर किया गया था? तो क्या धारा 34 में और धारा 149 में? तो जी बिल्कुल नहीं, धारा 34 और 149 में नहीं किया गया था। धारा 302 और 304 के अंतर्गत तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए
नहीं मिलता है। लेकिन जब हम ऑप्शन सी देखते हैं, धारा 299 और 300 की बात करते हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर की बात करते हैं धारा 299 और धारा 300 के अंतर्गत, तो यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, 21 वाले का आपका सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। ना धारा 304 में होगा, न 403 में होगा, ना 405 के अंतर्गत होता है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा रेक्स बनाम गोविंदा का, ये ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में की बात करते हैं। कह रहा है गौ की हत्या करने के लिए, किसकी बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे कह रहा है कि गौ की यहाँ पे साथियों कह रहा है गौ की हत्या करने के लिए खौ को उकसाता है। खौ को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्रोवोक किया जा रहा है, यहाँ पे उकसाया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, बार बार उससे प्रेरित किया जा रहा है कि चलो तुम हत्या करो, तुम हत्या करो, यहाँ पे उसको उकसा दिया जा रहा है। तो 22 वाले का जब आप ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है ऑप्शन ए में कह रहा है कि कौ ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे कह रहा है कि कौ के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया। लेकिन जब हम यहीं पे खौ की बात करते हैं तो खौ कहता है कि खौ की हत्या के लिए उकसाने व अपराध में सहायक होने का दोषी यहाँ पे माना जाता है, बी वाले ऑप्शन में। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है को हत्या करने के लिए खौ दुष्प्रेरण का दोषी है। और डी कह रहा है, डी वाला कह रहा है कि को ने आपराधिक षड्यंत्र किया। अब को के द्वारा क्या किया गया है साथियों, को के द्वारा यहाँ पे आपराधिक षड्यंत्र किया गया। तो 22 का बी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, बी वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि किसी भी संज्ञेय मामले में पुलिस को अधिकारिता है कि पुलिस को किस प्रकार की अधिकारिता है। और ये किसकी बात कर रहा है साथियों, तो ये संज्ञेय अपराध की बात कर रहा है। ये सामान्य अपराध की बात भी नहीं कर रहा है, ये कह रहा है संज्ञेय अपराध। और यहाँ पे संज्ञेय अपराध के लिए ऑप्शन क्या दिया है, तो साथियों ऑप्शन ए दिया है किसी व्यक्ति को वारंट के बिना भी गिरफ्तार करने हेतु। ऑप्शन बी दिया है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी अपराध की विवेचना। तो साथियों ये दोनों की दोनों बातें क्या हैं, दोनों की दोनों बातें यहाँ पे सही है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का यहाँ पे सी वाला ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको देखने के लिए मिलता है, तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23 आपको देखने के लिए मिल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है और गौ को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से गौ को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे, मीन्स कि या तो अपना मुहर लगा दे और उसे अ को परिदत्त कर दे। गौ उस कागज पर हस्ताक्षर करने से अ को परिदत्त कर देता है, दोषी होगा। अ जो होगा साथियों, अब अ जो होगा वो किस प्रकार का दोषी यहाँ पे माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे भी, तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे भी आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए की हम बात करते हैं तो कूट रचना की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो लूट की बात करता है साथियों, किसकी बात कर रहा है, तो लूट की बात कर रहा है। और ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो उद्यापन की बात करता है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं साथियों तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे छल की ही बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, यहाँ पे छल की ही बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो आपका 23 वाले का करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे सी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किसकी बात करता है, ये जो बात करता है ये उद्यापन की बात कर रहा है। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 पे एक बार आप फिर से आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ मैं आपको देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो आपका कह रहा था साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 23 ही लिख दिया है। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे भी लिख दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है ए अपनी 14 वर्षीय पत्नी, किसकी बात कर रहा है, ए अपनी 14 वर्षीय पत्नी बी के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है, अब उसकी पत्नी भी है और क्या है सहमति से किया है, तो कौन सा अपराध उन्होंने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहा है कि कोई अपराध नहीं किया है। जेन्युइन आदमी रहेगा तो कहेगा भाई कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो उसकी क्या है, वो उसकी पत्नी है। ऑप्शन बी कर रहा है बलात्संग का अपराध किया। ऑप्शन सी कर रहा है अपनी पत्नी के साथ बलात्संग नहीं होता है। ऑप्शन डी कर रहा है बी की रजामंदी थी इसलिए केवल संभोग किया अपराध नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो साथियों यहाँ पे जो 24 का आपका करेक्ट आंसर रखा जाएगा वो बी वाला ही ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियों का क्या होना चाहिए, विवाह होना चाहिए। और ये लड़की कहाँ है, 14 साल की है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो उसको बलात्संग की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है को सड़क पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है, को उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। कौन ने कौन सा अपराध किया, यहाँ पे पूछा जा रहा है अब को के द्वारा कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है। तो साथियों अगर 25 नंबर के आप ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे कि 25 नंबर का ऑप्शन आपका क्या कर रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है कोई अपराध नहीं किया। ऑप्शन बी कर रहा है चोरी किया। ऑप्शन सी कर रहा है संपत्ति का अपराधिक दुर्विनियोग किया। और ऑप्शन डी कर रहा है लूट किया। तो साथियों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, उसने इसके द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है को
जो इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत नहीं है। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि क जो है वो इनकम टैक्स विभाग में कार्यरत नहीं है, इनकम टैक्स अधिकारी बन करके। क्या बन करके साथियों? तो इनकम टैक्स अधिकारी बन करके एक व्यापारी ख को व्यापारिक प्रतिष्ठान में छापा डलवाता है, छापा डालता है और मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करता है। किस प्रकार की प्रतिभूति प्राप्त करता है साथियों? तो मूल्यवान जो प्रतिभूति है उसी मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करता है। अब कौन ने यहाँ पे क्या किया है? तो ऑप्शन ए की बात हम करते हैं, यहाँ पे क के द्वारा कहा जा रहा है कि छल किया है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, कर रहा है प्ररूपर द्वारा छल किया गया है, मीन्स कि उसको छल करने प्ररूपर के द्वारा। और ऑप्शन नंबर सी कर रहा है कि लूट किया है, और ऑप्शन डी कर रहा है कि धोखा किया है। तो साथियों यहाँ पे 26 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये बी का है, प्रतिरूपण द्वारा यहाँ पे छल किया गया है, प्रतिरूपण के द्वारा यहाँ पे छल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। कह रहा है क एक मजिस्ट्रेट है, ख को सील के विषय में लांछन लगाते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट भेजता है जो सद्भावनापूर्वक एक लोक कल्याण के लिए था। कौन ने कौन सा अपराध यहाँ पर किया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 की आप बात करते हैं कि कौन सा अपराध किया गया। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 500 का अपराध किया गया है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 501 का अपराध किया गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अपवाद के अंतर्गत आने से कोई अपराध ये नहीं होगा। और 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला ही आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने एक एक करके रखने वाला हूँ। अब साथियों यहाँ पर देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहा है, मीन्स की सीआरपीसी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो सीआरपीसी की बात कर रहा है। और क्वेश्चन नंबर 28 को आप एनालिसिस करिए। कह रहा है संज्ञेय अपराध से क्या अभिप्रेत है? किसकी बात कर रहा है साथियों? तो संज्ञेय अपराध की कर रहा है संज्ञेय अपराध से क्या अभिप्रेत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपके पास कि संज्ञेय अपराध से क्या अभिप्रेत है, ऑप्शन नंबर ए को देखिए। कह रहा है ऐसा अपराध है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट के ही आपको क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन बी दे रहा है ऐसे अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। और यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम संज्ञेय की नहीं असंज्ञेय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? असंज्ञेय की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में ही आप आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी कर रहा है पुलिस के विवेक पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन डी कर रहा है परिवाद के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो साथियों असंज्ञेय अपराध से क्या अभिप्रेत है? तो असंज्ञेय अपराध से ऑप्शन नंबर बी अभिप्रेत है। ऐसा अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि हाईली परेशान नहीं करते हैं, मीन्स कि उसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक मजिस्ट्रेट की आज्ञा नहीं होगी तब तक वहाँ पे आपको क्या नहीं किया जाएगा? आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। कह रहा है न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। किसके विरुद्ध होगी साथियों? तो दोषमुक्ति के विरुद्ध यहाँ पे अपील होगी। और दोष मुक्ति के विरुद्ध जब अपील होगी तो उसकी बात देखिए। कह रहा है ऑप्शन ए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, ऑप्शन बी कह रहा है सेशन न्यायालय में, ऑप्शन सी कह रहा है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन डी कह रहा है उच्चतम न्यायालय में। तो इन सभी पॉसिबल फैक्ट्स को आप देखिए। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला होगा, सेशन न्यायालय में इस प्रकार का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। जो एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होता है वो किस प्रकार का दंडादेश दे सकता है? तो साथियों 30 नंबर का आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसके ऑप्शन को एनालिसिस करिए। कह रहा है ए वाले में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अधिक जुर्माने के या दोनों की बात कर रहा है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माने का या दोनों का। सी वाले में कह रहा है 7 वर्ष से अधिक कारावास के अधिक के लिए अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से या जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका यही बात कर रहा है। और 30 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे 30 का आपका करेक्ट आंसर सी वाला ही होगा। यहाँ पे डी वाला भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कथन दिया गया है, आपके पास 4 कथन दिया गया है, इस चारों कथन में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। 31 नंबर वाले में ऑप्शन ए कह रहा है कि समन मामला वह मामला है जो वारंट मामला नहीं है। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है जो समन मामला है वो वारंट मामला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है समन मामला वह है जिसमें जमानत की आवश्यकता नहीं है। समन मामला वह मामला होता है जिसमें किसी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होती है।
सी वाले में कह रहा है कि समन मामला वह है जिसके द्वारा चोरी के अपराध का विचारण होता है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है समन मामला वह है जिसमें विचारण के दौरान केवल समन भेजा जाता है। तो साथियों 31 नंबर का यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होगा? 31 नंबर का ए वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि किसी अजमानती अपराध के लिए किए जाने के अभियोग में गिरफ्तार की आशंका करने वाले व्यक्ति के आदेश पर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यह निर्देश दे सकेगा। अब किस प्रकार का निर्देश दे सकेगा साथियों? जब क्वेश्चन नंबर आप 32 को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार का वो निर्देश यहाँ पर दे सकता है। तो साथियों यहाँ पे आइए इसके ऑप्शन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए वाले में कि उसको आगामी आदेश तक गिरफ्तार न किया जाए। मीन्स कि जो आगामी आदेश होता है उस आगामी आदेश तक उसको क्या किया जाएगा? किसी भी प्रकार से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बी वाले में कह रहा है उसको अभिरक्षा में बिना लिए जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और सी कह रहा है ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और जो इसका करेक्ट आंसर भी बनेगा साथियों ये सी वाला ही इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा। 32 नंबर का आपका सी वाला ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, किसकी बात कर रहा है साथियों? कह रहा है अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। अब यहाँ पे कौन दे सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 को जब आप एनालिसिस करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए दे रहा है कि कार्यपालिका दंडाधिकारी, ऑप्शन बी दे रहा है जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन सी दे रहा है अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, और ऑप्शन डी दे रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो साथियों यहाँ पे कौन होगा? तो यहाँ पे 33 वाले का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही इस प्रकार का काम किया जाता है। डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों की विधि व्यवसाय आवश्यक होती है। तो साथियों जब आप विशेष की बात करते हैं तो विशेष के लिए कितना होता है साथियों? तो सभी के लिए आपको पता रहना चाहिए कि 7 वर्ष होता है, लेकिन विशेष की अगर हम बात करते हैं तो 10 वर्षों का यहाँ पे उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास प्रैक्टिस मीन्स की अनुभव होना चाहिए, तब वो क्या बन सकते हैं? तब वो विशेष लोक अभियोजक यहाँ पे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। कह रहा है और एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? किसकी बात कर रहा है? एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय। तो हाँ साथियों इस प्रकार से मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा किया भी जा सकता है विद इन जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत रहते हुए। ऑप्शन ए कह रहा है नहीं, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है हाँ। तो बिल्कुल किया जा सकता है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन में देख रहे हैं अगर किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? या तो वो खुद अभी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर किसी को वो क्या कर सकते हैं? इंटीमेट भी कर सकते हैं कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। कह रहा है जहाँ न्यायालय को यह ज्ञात है कि कोई दस्तावेज या चीज़ किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं, तब क्या न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 को आप देखेंगे तो यहाँ पे पुलिस पूछेगा कि क्या तलाशी वारंट जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी जब तक ज्ञात होगा कि अमुक चीज़ कब्जे में है तभी, और ऑप्शन सी कर रहा है हाँ। यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? सी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष पेश की गई किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर जब 37 को देखेंगे कि किसी प्रकार से परिबद्ध कर सकती है तो ऑप्शन इसके देखिए, ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। तो ऑप्शन ए में इसका कह रहा है साथियों कि हाँ ये इस प्रकार से किया जा सकता है। हाँ यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये हाँ वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से केवल एक कथन सही है। यहाँ पे कथन दिया गया है, 4 कथन दिया गया। अब इस 4 कथन में से पूछ रहा है कि एक कथन सही है। ए वाले में कह रहा है पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति यदि अपनी माता के भरण पोषण करने की अपेक्षा करता है तो वह धारा 125 दंड प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर सकता है। ऑप्शन बी कर धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत केवल पत्नी का भरण पोषण पर
विचार होगा। ऑप्शन सी कह रहा है इस धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केवल बच्चों के भरण पोषण का आदेश होगा। और ऑप्शन डी की बात कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का कोई आदेश नहीं होगा। जब आप क्वेश्चन नंबर 38 को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो साथियों यहाँ पे जो किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे ए वाले की बात कर रहा है। कह रहा है पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति यदि अपनी माता के भरण पोषण करने की अपेक्षा करता है तो वह धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही कर सकता है। यहाँ पे क्या कर सकता है, वो कार्यवाही को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि संक्षिप्त विचारण में अधिनिर्णित कारावास की अधिकतम अवधि क्या है। तो साथियों इसकी अधिकतम अवधि क्या मान के रखा गया है, तो 39 नंबर वाला जब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 मास की बात कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है 6 मास की बात कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है 1 वर्ष और ऑप्शन डी 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो साथियों यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। कह रहा है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की इत्तिला प्राप्त होने पर किस प्रावधान के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो क्वेश्चन नंबर जब 40 आप देखेंगे तो किस मजिस्ट्रेट को भेजेगा, ऑप्शन ए धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, ऑप्शन बी धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत और धारा 159 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत और धारा 157 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। तो साथियों 40 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 157 के तहत ही क्या किया जाता है, यहाँ पे भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि क्या छोटे अपराधों के मामले में कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हुए बिना अर्थदंड डाक द्वारा क्या अदा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 के क्वेश्चन को आप देखिए कि क्या डाक द्वारा भी अदा कर सकता है। ऑप्शन ए कर रहा है हाँ धारा 207 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, ऑप्शन बी की बात करता है हाँ धारा 206 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, ऑप्शन सी कर रहा है हाँ धारा 210 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत और ऑप्शन डी कर रहा है हाँ धारा 194 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 का ये बी वाला ही होगा कि धारा 206 के तहत वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे डाक द्वारा भी भेज सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। कह रहा है क पर ख को लूटने और स्वेच्छा उपहति कारित करने का आरोप है। क्या क के विरुद्ध भारतीय दंड विधि की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जब क्वेश्चन 42 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 42 की क्या करेंगे आप ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन ए हाँ कर रहा है, ऑप्शन बी नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी विकल्प में लगाया जा सकता है और ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट की इच्छा पर निर्भर कि कौन सा आपराधिक आरोप होगा। तो साथियों इसका 42 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो 42 नंबर का ए वाला ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हाँ की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं। कह रहा है प्रत्येक दंडिक मामलों में मजिस्ट्रेट या अभियुक्त को दोषी करने के बाद दंडादेश से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक होगी। अब किस प्रकार की सुनवाई आवश्यक होगी, तो क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करते हैं साथियों तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है गलत समन मामले में आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी कह रहा है सही बिना सुनवाई के लिए दंडादेश पारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी कह रहा है केवल सजा वारंट भेजने से पहले आवश्यक है और डी कह रहा है किसी भी मामले में आवश्यक नहीं है। तो साथियों 43 का जो आपका करेक्ट आंसर है 43 का ये ए वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि घ को लूटने के लिए क, ख और ग पर विचारण चलाया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया कि क्या उन्हीं तथ्यों पर इनकी आरोपी गण पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है। तो 44 नंबर का जब आप क्वेश्चन देखेंगे इसके ऑप्शन को देखिए, कर रहा है हाँ, बी कर रहा है नहीं, ऑप्शन सी कर रहा है धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता से बाधित करता है और ऑप्शन डी कर रहा है अवैधानिकता होगी। तो साथ ही 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, हाँ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। कह रहा है धारा 320 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन समन का प्रावधान उस अभियुक्त का होगा। अब समन का क्या प्रावधान होगा साथियों, तो क्वेश्चन नंबर अगर 45 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है दोष सिद्धि होगी, ऑप्शन बी कह रहा है उन्मोचन होगा और ऑप्शन सी होगा दोष मुक्ति होगा और ऑप्शन डी होगा मामला समाप्त हो जाएगा। तो साथियों अगर हम 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे सी दोष मुक्ति होगा और यही इसका 45 नंबर वाला क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। कह रहा है क्या किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने के समय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या उपांतरित किया जा सकता है, यदि हाँ तो किसके द्वारा या किस प्रावधान के तहत ये
किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका ऑप्शन होगा ए वाला होगा, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। ऑप्शन बी होगा उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। ऑप्शन सी होगा सेशन न्यायालय द्वारा धारा 465 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। और ऑप्शन डी किसी न्यायालय द्वारा ऐसी शर्त को आपास्त या उपांतित किए जा सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं तो इसका बी वाला क्या होगा साथियों, बी वाला ही इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं तो साथियों क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किसी अन्य विधि भारतीय दंड विधि को छोड़ करके अंतर्गत अपराध यदि 3 वर्षों या इससे अधिक किंतु 7 वर्षों से अधिक कारावास से दंडनीय है तो उसको क्या माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं तो 47 वाला ऑप्शन ए कह रहा है कि वह संज्ञेय एवं अजमानती होगा। ऑप्शन बी कह रहा है संज्ञेय एवं जमानती होगा। ऑप्शन सी कह रहा है संज्ञेय एवं और जमानती होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है संज्ञेय और अजमानती होगा। तो साथियों 47 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला ही करेक्ट आंसर होगा, वह संज्ञेय व एवं अजमानतीय होगा। साथियों आज 47 नंबर क्वेश्चन तक ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में 48 नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से आ रहा है इसको हम नेक्स्ट सेशन में आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले हैं। तब तक साथियों इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करेंगे क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई है, हमें थोड़ा सा जाना पड़ रहा है। और साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके पास ये प्लेलिस्ट होगा और प्लेलिस्ट में मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने एनालिसिस कराया है। अगर आप ये पहला सेशन देख रहे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा छत्तीसगढ़ जुडिशरी का, वहाँ पर मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।